Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रेनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को भी समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। In 1440, Dash started printing press. The answer is Gutenberg. Johannes Gutenberg पूरा नाम था। Second, in 1609, Dash made a modified telescope. इसका जवाब है गैलीलियो। गैलीलियो ने 1609 में एक modified telescope बनाया था। Third है Dash was the first explorer to circumnavigate the African continent. वो पहला एक्सप्लोरर कौन था जिसने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सरकम नेविगेट किया था? उसका जवाब है बार्थोलोम्यू डायस। चलिए सेकंड है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वंस। तो इसमें जो रॉन्ग है वो सैमुअल क्रॉम्पटन का कॉटन गिन लिखा था, एक्चुअल आंसर है स्पिनिंग म्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सन्स और इवेंट्स। नंबर 1, फादर ऑफ द एम्पिरिकल साइंस, तो इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो को फादर ऑफ एम्पिरिकल साइंस कहा जाता है। एम्पिरिकल का मतलब होता है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड है साइंटिस्ट हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट द सेंटर ऑफ आवर प्लानिटरी सिस्टम इज द सन एंड नॉट द अर्थ। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कहा कि हमारे प्लानिटरी सिस्टम का सेंटर सन है, अर्थ नहीं है? उसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। एंड थर्ड इज The treatise written by Varamihir is बृहत संहिता। बृहत संहिता इज द आंसर। ये ट्रीटाइज जो है वो वारामिहिर ने लिखी थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप में जोग्राफिक डिस्कवरीज। इन यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज यानी इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों की डिस्कवरीज की थी वो बताना है। तो मार्को पोलो ने चाइना डिस्कवर किया था, मुंगो पार्क ने नाइजर, और हेनरी द नेविगेटर ने मेदीरा एंड एजोरस, और एबिल तस्मान ने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट्स। नंबर 1, यूरोपियन क्रूसेड्स। यूरोपियन क्रूसेड्स पे नोट लिखना है, आंसर पेज नंबर 1 पे। चिल्ड्रन यहाँ पे एक चीज मैं और बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेड्स। तो ये जो आंसर है 4th का फर्स्ट, ये एक्चुअल में 7th के फर्स्ट के कॉजेस का भी आंसर है। तो मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा, साइमल्टेनियसली आपका इसका कॉजेस भी कवर हो जाएगा। फिर जब ये क्वेश्चन की बारी आएगी तो हम सिर्फ इफेक्ट्स करेंगे। तो आइए यूरोपियन क्रूसेड समझने के लिए पेज नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए यहां से आप जो हाईलाइटेड देख रहे हो यही कॉजेस भी है 7th के 1 का, और 4th के 1 का नोट का आंसर भी है। यहाँ से लिखना है आपको, जेरूसलम एंड बेथलेहेम आर द टू सिटीज। जेरूसलम और बेथलेहेम ये दो शहर हैं विच आर कंसिडर्ड होली बाय द जीव्स, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। जो जीव्स, क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज के लिए, समुदाय के लिए जो है वो होली है, पवित्र है, मुकद्दस है। दीज सिटीज वर अंडर इस्लामिक रूल इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में जेरूसलम, बेथलेहेम जो है वो इस्लामिक रूल के अंडर में थी। Several wars were fought by the Christians in Europe in the 11th century to regain hold on these cities. इन cities को वापस लेने के लिए यूरोपियन क्रिश्चियंस ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन मुस्लिम्स के साथ, and these wars are known as crusades. इन्हीं वॉर को क्रूसेड्स कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, द रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर नोन एज क्रूसेड्स टू गेन बैक जेरूसलम एंड बेथलेहेम। बस ये इसका सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन है। अब यहां से लिखिए फिर, द कॉमन पीपल इन यूरोप वर हाईली इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द वॉर। यूरोप के आम लोग इस क्रूसेड्स का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। पोप द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च हैड अनाउंस्ड दैट दोज हु फॉट इन अ क्रूसेड वुड बी फॉरगिवन ऑफ देयर सिंस एंड वुड इमीडिएटली गो टू हेवन। मतलब आम लोगों को पोप ने क्या बोला कि जो भी इस
क्रूसेड में पार्टिसिपेट करेगा उसके सारे पाप, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। दिस लेड टू स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन बाय कॉमन पीपल इन द क्रूसेड्स। अब आम लोगों को लगा कि यार गुनाह को माफ कराने का, पाप को माफ कराने का और स्वर्ग में जाने का बड़ा ही आसान रास्ता है कि क्रूसेड में उतर जाओ, इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्रूसेड्स में पार्टिसिपेशन किया, कॉमन लोगों ने। फिर यहां से लिखिएगा, द फर्स्ट क्रूसेड स्टार्टेड इन 1096 यानी 1096 CE, दैट इज कॉमन एरा में शुरू हुई, वाइल गिविंग अ कॉल फॉर द सेकेंड क्रूसेड। और फिर सेकेंड क्रूसेड का कॉल देते हुए पोप यूग्नियस III sought help from the French king Louis VII and the German king Conrad III। बाद में जब सेकेंड क्रूसेड की बारी आई तो पोप यूग्नियस III ने मदद ली फ्रांस के राजा लुईस VII से और जर्मन के राजा कोनार्ड III से। अल्टीमेटली द क्रूसेडर्स वर डिफीटेड बाय द टर्क्स, लेकिन इन लोगों को टर्क्स ने हरा दिया। इन 1187 CE सलादीन जो कि द सुल्तान ऑफ इजिप्ट थे, डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय कॉन्करिंग जेरूसलम। इन्होंने जेरूसलम को जीत लिया और क्रूसेडर्स को हरा दिया। सलादीन जिनको सलाउद्दीन अयूबी भी कहते हैं। चलिए ये हो गया आपका फोर्थ के फर्स्ट का आंसर। फोर्थ के सेकंड नोट्स पे जाते हैं, देखते क्या है। देखिए फोर्थ के सेकंड में आपको बोला है मेटलर्जी इन यूरोप। मेटलर्जी इन यूरोप का आंसर पेज नंबर 4 पे है। आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। साइमल्टेनियसली आप मार्किंग भी करते चलिए, मैं एक्सप्लेन भी करता हूं आंसर। देखिए यहां से जो हाईलाइटेड है येलो में, इंग्लैंड हैड अ नंबर ऑफ आयरन माइंस। इंग्लैंड में बहुत सारी आयरन माइंस थी, बट इट वाज नेसेसरी टू एडवांस द टेक्निक ऑफ स्मेल्टिंग इन ऑर्डर टू एक्वायर प्योर आयरन फ्रॉम इट। लेकिन स्मेल्टिंग यानी वो जो लोहे को पिघलाते हैं और फिर प्योर आयरन निकालते हैं, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। तो इस टेक्निक में एडवांसमेंट लाना बहुत ज़रूरी था ताकि प्योर आयरन ये लोग निकाल सके। ग्रेजुअली द फ्यूल फॉर आयरन फर्नेसेस वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम वुड टू कोल। उसी वक्त जो आयरन के फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जहाँ पे आयरन को तपाया जाता है, पकाया जाता है, तो उस भट्टी में पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे एज अ फ्यूल, उसके बाद कोयले का इस्तेमाल होने लगा। इससे क्या हुआ, इट फैसिलिटेटेड क्रिएशन ऑफ फर्नेसेस दैट कुड अटेन मच हायर टेम्परेचर रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयरन। तो कोयले से जो है वो टेम्परेचर और ज्यादा, क्योंकि लकड़ी से इतना टेम्परेचर नहीं बन पाता था जितना कोयले से बनता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने लगा, आयरन की प्रोडक्शन बढ़ गई। लेटर उसके बाद स्पेशल मशीन्स वर मेड टू कीप द फर्नेसेस बर्निंग एट अ सेट टेम्परेचर। उसके बाद स्पेशल मशीन्स आई जिन्होंने फर्नेसेस को स्पेशल टेम्परेचर पे मेंटेन किया। एंड टू मेंटेन इट्स एरिएशन। एरिएशन का मतलब क्या होता है, एरिएशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एयर या फिर पासिंग ऑफ एयर, मतलब उसमें से एयर पास हो, इसके लिए मशीन्स भी यूज होने लगी। इन 1865 द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम मोल्टन आयरन वॉज इन्वेंटेड। फिर 1865 में पिघला आयरन को पिघला के उससे स्टील निकालने का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो इन्वेंट हुआ। एंड द नेचर ऑफ आयरन इंडस्ट्री अंडरवेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और आयरन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। एट अबाउट द सेम time a method was developed to pour the molten metal into cast for making iron bar। उसी जमाने में स्टील को निकालना तो आ ही गया था उनको मोल्टन आयरन से। अब मोल्टन आयरन से उन लोगों ने कास्ट बनाना यानी बार बनाना भी, आयरन के बार्स बनाना भी शुरू किया जो रेल्स वगैरह में पटरी में यूज होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। नंबर 1, The European Renaissance is supposed to have reached its zenith in the 15th 16th century। यूरोप में आने वाला रेनेसेंस वो 15th और 16th सेंचुरी में अपनी जेनिथ पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचा। इसका आंसर पेज नंबर 2 पर है। आइए पेज नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है रेनेसेंस पीरियड इन यूरोप, इसमें जो येलो में हाईलाइटेड है बस उसी को पॉइंट वाइज लिखिए। The European Renaissance began in the 14th century, 14th century में शुरू हुआ, and reached its zenith in the 15th to 16th century, और 15th-16th century में अपनी बुलंदी पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचा, पीक पे पहुंचा। These 3 centuries proved to be foundational stage of a culture based on rationalism and science। ये वो 3 सेंचुरी थी, ये वो 300 साल थे जिसमें जो कल्चर था वो रैशनलिज्म और साइंटिफिक थियरीज पे बेस्ड होना। रैशनलिज्म का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर है तो उसके एग्जिस्टेंस के पीछे क्या कारण है वो पता करना, रैशनल थिंकिंग या रैशनलिज्म कहलाता है।
दिस पीरियड गेव अ न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, इस जमाने ने इंसान की सोच को बदला, जीनियस एंड वे ऑफ लाइफ, उसके दिमाग को बदला, उसकी जिंदगी जीने के तरीके को बदला। फिर यहाँ से लिखो मैनी पीपल बिगिन टू राइट पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन, उसी जमाने में बहुत सारे लोगों ने पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन लिखना शुरू किया। फिर यहाँ से नोवेल एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड, नोवेल का मतलब होता है न्यू एंड डिफरेंट, न्यू एंड डिफरेंट, नए और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने लगे साइंस की फील्ड में। इन द प्री रेनेसेंस टाइम, रेनेसेंस के पहले, द थॉट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, लोगों की सोच जो है वो बस गॉड के आसपास या रिलीजन के आसपास ही फिरती थी रेनेसेंस के पहले। नाउ लेकिन अब ह्यूमन फॉर्म द सेंटर ऑफ दिस थॉट, लेकिन अब इंसानों के बारे में भी सोचा जाने लगा, जिसको ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिफ्थ का सेकेंड। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे हैं और आप मार्किंग भी प्रॉपर कर रहे हैं। फिफ्थ का सेकेंड है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन इन इंग्लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, पेज नंबर 8। देखिए यहां से लिखिए, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीनिंग लिखो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिकेट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, यानी इंसान की जगह मशीन से प्रोडक्शन होने लगा, उसी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, फ्रॉम मैनुअल मतलब इंसान से, और मैकेनाइज्ड मतलब मशीन आ गई, तो इंसान की जगह मशीन से प्रोडक्शन होने लगा, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। फिर यहां से लिखना है इन इंग्लैंड द एटमोस्फियर वॉज सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड में एटमोस्फियर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सुइटेबल था। लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ओर एंड कोल वर अवेलेबल, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आयरन ओर और कोल अवेलेबल था। द डैम्प क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज सुइटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न, कॉटन को उगाने के लिए इंग्लैंड का क्लाइमेट भी बहुत सुइटेबल था। वो डैम्प था, डैम्प जिसे ह्यूमिड कहते हैं, अ लिटिल वेट, डैम्प का मतलब होता है लिटिल वेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉइस्चर होता है जिसमें, तो मॉइस्चर वाला क्लाइमेट था। फिर यहां से लिखो एट दैट टाइम इंग्लैंड हैड एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन मैनी कंट्रीज, उस वक्त तक इंग्लैंड का बहुत सारे देशों में राज भी था। सो इंग्लैंड कुड इजीली ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनीज, तो सस्ते में उन कॉलोनीज से इंग्लैंड को रॉ मटेरियल मिल जाता था। इंग्लैंड कुड ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोसेस्ड गुड्स टू द कॉलोनीज, फिर जो माल तैयार होता था उन गुड्स को भी इंग्लैंड जो है वो अपनी कॉलोनीज में क्या करते थे, पहुंचाते थे, एंड सेल इट देयर विद लार्ज प्रॉफिट मार्जिन यूजिंग देयर नेवल फैसिलिटीज, फिर अपनी नेवी की मदद से अपनी उन टेरिटरीज में, उन कॉलोनीज में उन फिनिश गुड्स को वो क्या करते थे, अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच देते थे। फिर यहां से लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, उनको लेबर भी सस्ते में मिल गए, जिसकी वजह से बहुत हद तक उनका कॉस्ट कम हो गया। दीज फैक्टर्स गिविंग बूस्ट टू इकोनॉमी प्रिपेयर्ड फेवरेबल ग्राउंड फॉर द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इन सारी चीजों ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक अच्छा ग्राउंड जो है वो तैयार किया, और यही कारण है कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ओन ओपिनियन है, तो इसको आप अपने ओन से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करता हूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। नंबर 1 एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेड्स, इसका कॉजेज मैंने समझा दिया है, इफेक्ट्स समझाता हूं पेज नंबर 1 एंड 2 पे। तो 2 पे आपको इफेक्ट्स मिलेगा, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए ये जो रेड में अंडरलाइन है, ये पूरा पैराग्राफ आपको इफेक्ट्स में लिखना है। कॉजेज ये वाला था जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कराया था, जेरूसलम से लेके ये जेरूसलम तक कंप्लीट हुआ था। देखिए सम हिस्टोरियंस फील दैट क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप, कुछ हिस्टोरियंस को ये लगा कि क्रूसेड्स ने यूरोप से फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया। फ्यूडलिज्म क्या था बच्चों, ये एक सिस्टम था यूरोप में जहां पे लोग जो है वो अपने लैंड ओनर के लिए काम करते थे, बदले में लैंड ओनर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। पीपल बिगेन टू लूज फेथ इन द पोप, लोगों का पोप से भी विश्वास उठने लगा। द कॉन्टेक्ट विद द रीजन्स इन सेंट्रल एशिया लेड टू द इंक्रीज ट्रेड, सेंट्रल एशिया से जब कांटेक्ट में आए यूरोप के लोग तो ट्रेड बढ़ा। एंड न्यू एवेन्यूज वर ओपन फॉर द सिटीज इन इटाली एंड जर्मनी, और इटाली और जर्मनी जैसे देशों के लिए नए रास्ते, नए एवेन्यूज निकले। इट सॉ द राइज ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर्स, और इससे जो है वो ट्रेडर्स की एक नई क्लास जो है वो सामने आई, बिजनेसमैन का एक नया ग्रुप बना। द यूरोपियन वॉरफेयर वेंट थ्रू मेनी चेंजेस, यूरोप के लड़ने की टेक्निक में भी बहुत चेंजेस हुई। यूरोपियन नेशन एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन बिल्डिंग फोर्ट्स, उन्होंने किले बनाने में, फोर्ट्स बनाने में एक्सपर्टाइज किया।
मैनेजिंग द फोर्ट एज मिलिट्री आउटपोस्ट, फोर्ट को किस तरह से मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना है, कैसे मैनेज करना है वो सीखा। बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर मूविंग द आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रिजेस बनाने की कला सीखी ताकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमीज रूट, कैसे एनिमीज के रास्ते को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये सीखा, एक्सेट्रा। यूरोपियन किंग्स लिवाइड न्यू टैक्सेस, फिर यूरोप के राजाओं ने नए नए टैक्स लगाना शुरू किए, विच वर डायरेक्टली एडेड टू द रॉयल ट्रेजरी, जो सीधे सीधे रॉयल खजाने में जाते थे। यूरोपियंस वर इंट्रोड्यूस टू न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लांट, नए नए टाइप के प्लांट, फ्रूट्स, परफ्यूम, डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, शुगर, सिल्क एंड कॉटन, इन सबसे यूरोपियंस इंट्रोड्यूस हुए। कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मेडिसिनल हर्ब्स एंड सो ऑन। फिर आप यहाँ से लिखिए यूरोपियंस केम इनटू कांटेक्ट विद द अरब, फिर यूरोप वालों का अरब वालों से कांटेक्ट हुआ, एंड गॉट इंट्रोड्यूस टू सेवरल न्यू सब्जेक्ट, और फिर नए नए सब्जेक्ट्स भी उनके सामने इंट्रोड्यूस हुए। यूरोपियन एडॉप्टेड मेनी अरेबिक वर्ड्स यूज्ड इन अल्केमी, म्यूजिक एंड कॉमर्स, और उसके बाद अल्केमी मतलब मैजिक वगैरह को कहते हैं अल्केमी, तो मैजिक में, म्यूजिक में, कॉमर्स में जो है बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स ये लोग यूज करने लगे। तो ये आपके 7 के फर्स्ट का आंसर हुआ। 7 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 7 का सेकंड है, गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, यानी रेनेसेंस पीरियड में साइंस और साइंटिफिक इन्वेंशंस में क्या डेवलपमेंट आई उसकी डिटेल पेज नंबर 4 पर। आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए जो आप रेड में देख रहे हैं यहां से आपको लिखना है। सबसे पहले ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ साइंस के बारे में। द साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी पुट एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने इन चीजों पे एम्फेसिस किया, प्रेशराइज किया, जोर दिया। नंबर 1, टू प्रूव दैट साइंटिफिक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड बाय एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट रिमेन ट्रू डिस्पाइट टाइम एंड स्पेस, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एम्पेरिकल का मतलब मैंने बताया था बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल आए हैं, चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी चेंज नहीं होते। सेकेंड, टू कन्वर्ट द एमर्जेंट साइंटिफिक रूल इनटू साइंटिफिक फॉर्मूला, एमर्जेंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट साइंटिफिक रूल को उन्होंने साइंटिफिक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहा। टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक पैरलेंस एंड सो ऑन, और पैरलेंस का मतलब होता है साइंटिफिक वे ऑफ स्पीकिंग, साइंटिफिक लैंग्वेज, एक साइंटिफिक लैंग्वेज वगैरह डेवलप की। दीज एफर्ट हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, इन सारी चीजों की वजह से साइंस पे प्रोग्रेस हुआ। तो ये तो साइंस की डेवलपमेंट हुई। अब बात करते हैं इन्वेंशन की। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कंपास, टेलीस्कोप, थर्मोमीटर, बारोमीटर वर इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। अब कंपास पता है, टेलीस्कोप, थर्मोमीटर, बारोमीटर किसको बोलते हैं? बारोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब इन्वेंट हुए। माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड इन दिस पीरियड मेड इट इजियर टू ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना आसान हो गया। रॉबर्ट बॉयल, एन अल्केमिस्ट, इज नोन फॉर डिस्कवरिंग दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये थियरी जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने दी। फिर the research in physics was more focused on various aspects of heat and sound, heat and sound पे physics की research focus करने लगी। in zoology a methodology known as taxonomy was developed, zoology में एक नया methodology taxonomy develop हुआ। क्यों develop हुआ? to classify animals, जिसकी मदद से animals का classification किया जाने लगा। the research by Benjamin Franklin was very important, Benjamin Franklin की भी research बहुत important थी। as it threw light on various aspect of lightning and electricity, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो थियरी थी, जो रिसर्च थी, वो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमें समझाती है। ही कॉइन मैनी टेक्निकल टर्म्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए, विच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल साइंस इवन टुडे, जो आज भी इलेक्ट्रिकल साइंस में इस्तेमाल होते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर ये टर्म्स यूज होते हैं। तो बस बच्चों यहाँ तक इस सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं और आपने प्रॉपर मार्किंग भी की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।